हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा और आज हमारा टॉपिक है राज्य का ऐतिहासिक विकास। आधुनिक समय में राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को तर्कसंगत माना गया है, यानी कि उसके लिए वाद विवाद किया गया है। ये माना गया है कि ये क्या सही है या गलत है। हम ये कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक निश्चित समय पर या किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा हुई है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी कि यह एक कृत्रिम संस्था नहीं है, यानी कि किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है। राज्य किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इसकी क्या घटना है कि ये सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप बन गया। अब आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इसका निर्माण जो है इतिहास की घटनाएं जो हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप ही देखा गया है। वस्तुतः विभिन्न युगों में तथा विभिन्न परिस्थितियों में बहुत सारे तत्वों ने इसको प्रभावित किया है, जिसकी वजह से राज्य का विकास हुआ है। डॉक्टर गार्नर के शब्दों में, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और ना परिवार का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। ठीक है, कोटेशन को हमेशा जैसा लिखा होता है एज इट इज़ ही हमें रट के याद करना होता है। ठीक है, तो ये कोटेशन बहुत अच्छी है, इसको आप लर्न कर लिएगा। आगे देखते हैं। राज्य के विकास की प्रमुख अवस्थाएं, यानी कि कौन कौन सी सिचुएशन आई जिससे राज्य बन गया। ठीक है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम पूरे संसार के बहुत सारे भागों की बात करें तो हम उनमें इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या देखते हैं कि राज्य के विकास का क्रम सामान्य ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, इसको बहुत सारे तथ्यों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सब जगह सिचुएशन हुई है, अवस्थाएं रही हैं। ठीक है, तो सभी जगह पे जो है अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से राज्य का विकास होता चला है। फिर भी हम साधारण इतिहास का उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से कारक तथा अवस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में एक समान दिखाई देती है। ठीक है, तो इससे हम व्यापक रूप से इसका जो है विवेचन करेंगे, इसको लर्न करेंगे। अब इसमें जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी 7 पॉइंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है और बिल्कुल सिस्टमेटिक, यानी कि 1 नंबर पे जो है तो उसे 1 पे ही याद करना है, 2 पे जो है उसे 2 पे ही याद करना है। ये एक सिस्टमेटिक क्रम है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से ही हमें लर्न करना होगा। ठीक है, तो जैसे पहला है आदि राज्य। बोल के ही समझ में आ रहा है कि आदि राज्य यानी कि बहुत पुराना टाइम। फिर प्राच्य राज्य, उसके बाद का टाइम। फिर यूनान के नगर राज्य बने थे यूनान में। फिर रोम का जो विश्व साम्राज्य था वो किस तरीके से बना। फिर सामंती राज्य आया। फिर आधुनिक राष्ट्रीय राज्य आया। फिर आज के टाइम में हम क्या कहते हैं कि विश्व संघ का जो लक्ष्य है वो क्या है, एक हो जाना। ठीक है, तो हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लर्न करेंगे और इस हर हेडिंग में हमें एक ना एक कोटेशन जरूर डालनी है। ठीक है, हमें किसी की भी कोटेशन डाल सकते हैं इसमें, जैसे मैंने भी आगे डाली है, आप उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आदि राज्य। अब पहला क्या है, आदि राज्य। यह राज्य का आदिकालीन रूप। प्रत्येक राज्य को इस दौर से अवश्य गुजरना पड़ा, यानी कि हर राज्य जो है इस दौर से जरूर गुजरा है। आदिकालीन युग हम कौन सा कहते हैं, जो जब जंगल हुआ करते थे, लोग एक जगह नहीं रहा करते थे। ठीक है, कबीलाई युग था, उस टाइम पे लोग एक जगह पे टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जरूर जाते रहते थे। लेकिन कुछ जगह पे हमने देखा है कि उन लोगों के स्थायी स्थान भी देखने को मिले हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग किस तरीके के होते थे, परंपराओं को, प्रथाओं को बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। कबीले होते थे, उसमें राजा हुआ करते थे। ठीक है, जो कि अपनी प्रजा के प्रति काफ़ी उत्तरदायी हुआ करते थे। आदि युग में, यानी कि पुराने युग में, काफ़ी पुराने युग में कबीलों में कहीं शासक पितृसत्तात्मक और कहीं मातृसत्तात्मक होता था। पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता था कि कबीले का सबसे बड़ा और वृद्ध इंसान, जो बूढ़ा इंसान होता था, वो काफ़ी प्रभावशाली शक्ति रखता था और वो पितृसत्तात्मक कहलाता था। और कहीं कहीं हमने देखा है मातृसत्तात्मक देखा है, वहाँ पर भी वृद्ध यानी कि बूढ़ी स्त्री जो थी वो शासक हुआ करती थी। तो इन समुदायों में क्या होता था, कबीले में संघर्ष होता रहता था,
जिसकी वजह से क्या हुआ, शक्तिशाली जो कबीला हुआ करता था वो जो कमज़ोर कबीला होता था उसे हरा दिया करता था, ठीक है, उस पर अपना कब्जा कर लेता था। इस प्रकार कबीले क्या थे, बड़े होते गए और बाद में छोटे छोटे राज्य के रूप में देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे राज्य के रूप में देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है प्राच्य राज्य। प्राच्य यानी कि प्राच्य यानी प्राचीन राज्य। यह एक ऐसा युग था जब कबीले विस्तृत रूप में उत्तरदायित्व के आदी हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि विस्तृत रूप में कबीले बढ़ते गए, ये कबीले छोटे ना होके बड़े कबीले हो गए थे इस टाइम पे। उनका स्थायी निवास बढ़ने लगा। बड़ी नदियाँ जो होती थी, उपजाऊ नदियाँ जो होती थी, उसको सींचना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उसे सींच के क्या होता था, आसानी से इनका जीवन यापन हो जाता था। यानी कि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका स्थायी निवास होना शुरू हो गया था, जहाँ कम से कम परिश्रम करना पड़ता था नदियों के किनारे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ये कर लेते थे, ठीक है। नदी घाटियों में बहुत बड़े साम्राज्य देखने को भी मिले हैं हमें, ठीक है। प्राच्य साम्राज्यों के विकास का कारण जो था ना, वो क्या था कि युद्ध और संघर्ष, यानी कि प्राच्य ये समय जो साम्राज्य था वो युद्ध करता रहता था, यानी कि छोटे को दबाना और कमज़ोर को दबा देना और वहाँ पर उसे कब्जा कर लेना, ठीक है। साम्राज्य राजस्व का वसूल क्या करते थे उस समय, साम्राज्य राजस्व वसूल करते थे, सैनिक भर्तियाँ करते थे, इनके ही चक्रव्यूह में फंसे रहते थे, ठीक है। राज्य में व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत यानी कि खुद की जो स्वतंत्रता थी उसका अभाव था, वहाँ पर देखने को ही नहीं मिलता था, ठीक है। साम्राज्य निरंकुश था, वो शक्तियों का अपना प्रयोग करा करता था, ताकतवर बनने के लिए लगातार कमज़ोरों को दबाया करते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि लगातार जो कमज़ोर थे वो उनकी ताकत छिन्न भिन्न हो जाती थी और जो ताकतवर होते थे वो ताकतवर और ज़्यादा हो जाया करते थे। तो इस युग में क्या देखने को मिलता है कि विशाल साम्राज्य बहुत तेज़ी से बढ़ता गया था, उसका विकास होता चला गया था, ठीक है। इस युग में जाति प्रथा यानी कि जाति आ गई थी, दास प्रथा, इसका भी काफ़ी विकास होना शुरू हो गया था। तो मिस्र के पिरामिड इस युग की कला के श्रेष्ठ नमूने हैं, यानी कि मिस्र के जो पिरामिड हुआ करते थे, देखे हैं आपने, वो मिस्र इस समय के बहुत अच्छे नमूने माने जा सकते हैं, यानी कि प्राचीन युग में थे ये। इसी युग में मिस्र और बेबीलोनिया के समय विभाजन तथा गणित संबंधी ज्ञान का भी विकास हुआ था। कौन से युग में? प्राच्य साम्राज्य युग में, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा यूनान के नगर राज्य। यूनान के नगर राज्य तो आपने पढ़ा भी होगा, प्लेटो और अरस्तु को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। सबसे ज़्यादा फेमस क्या रहा है? यूनान के नगर राज्य फेमस रहे हैं, ठीक है। प्राचीन नगर राज्यों में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यूनान के नगर राज्यों का है, ठीक है। यह नगर राज्य आकार में छोटे होते थे, लेकिन राजनीतिक चिंतन इनका इतना ज़बरदस्त था कि इनको इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। जैसे सुकरात है, प्लेटो है और अरस्तु है, ये यूनानी दार्शनिक जो थे आज भी हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। यूनानी लोग नगर को नैतिक संस्था व मानवीय कर्मों की पवित्र तपोभूमि मानते थे, यानी कि ये मानते थे कि नगर के अंदर व्यक्ति की नैतिक विकास हो सकता है, ठीक है, और मानवीय कर्म जो थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे इस टाइम पे। वह नगर राज्य को मानव के समाज विकास का बहुत बड़ा पूंजी मानते थे, यानी कि वो मानते थे कि नगर के राज्य जो है इंसान की, व्यक्तियों की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं तथा मानवों की संपूर्ण कर्मभूमि ही इसे मानते थे। वर्क के शब्दों में वर्क ने क्या कहा था? नगर राज्यों को नागरिकता, विज्ञान, कला, प्रत्येक गुण तथा पूर्णता की दृष्टि से मानव अस्तित्व के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्मुखी साझेदारी थी। प्रारंभ में इन नगर राज्यों में क्या देखा गया था कि कुलीन तंत्र था, लेकिन धीरे धीरे राजा का प्रशासन जो था बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था इस टाइम पे, और फिर समय बदलता गया, तब यहाँ पर राज्यों में लोकतंत्र का विकास भी हुआ, जहाँ राज्य का काम क्या होता था? नागरिकों के हितों की पूर्ति करना। जैसे एथेंस है, एथेंस में आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी कि नगर राज्य काफ़ी प्रभावशाली थे और उनका काम क्या था कि वहाँ के व्यक्तियों का विकास करना, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र किसी तरीके से लेके आना। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा क्या बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर दास प्रथा थी।
दास प्रथा क्या होती है, ये किसी भी राज्य का विकास करने की जगह नीचे लेके जाती है, डाउन की तरफ लेके जाती है। तथा यूनानी एक राष्ट्र बनकर नहीं रहे। ठीक है, यूनानी क्या हुआ, ये दास प्रथा ने इन्हें बिल्कुल डुबो के रख दिया और धीरे धीरे नगर राज्य समाप्त होते चले गए और बड़े राज्यों का विकास होना शुरू हो गया। ये नगर राज्य पहले मकदूनिया और फिर रोम का शिकार हो गए, यानी कि यूनान के नगर राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोम का विश्व साम्राज्य। रोम कौन सा देश है? रोम इटली का एक छोटा सा नगर राज्य था जिसका विकास हल्के हल्के बहुत तेजी से हुआ, यानी कि देखने को तो लगा कि हाँ ये छोटा सा इटली का शहर है, लेकिन फिर इसका विकास बहुत तेजी से हुआ और ये एक समृद्धशाली नगर बन के खड़ा हो गया। एक नगर राज्य के रूप में इसका उद्भव होकर कालांतर में यह एक विशाल राज्य बना। राजतंत्र से अपना इतिहास प्रारंभ करके रोम क्रमशः प्रजातंत्र, निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र आदि अनेक स्वरूप ग्रहण करता रहा, यानी कि इसमें निरंकुश तंत्र भी आया, फिर धनिक तंत्र भी आया, ये सारे आते रहे और अंत में क्या हुआ, विश्वव्यापी साम्राज्य के रूप में अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ। यानी कि रोम क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा विकास करा। रोम ने विस्तारवादी नीति अपनाकर आसपास के प्रदेशों पर आधिपत्य कायम कर लिया। ठीक है, यानी विस्तारवादी नीति थी रोम वालों की, यानी होती तो सभी की है लेकिन रोम की क्या थी उसने पहले क्या किया कि रोम में ही अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उस पर कब्जा करना शुरू किया। फिर उसने क्या किया, अपनी मंजिल को पाने के लिए जो अपने रोम की जो बड़े एरिया थे, यानी कि अपना विस्तार बहुत तेज़ी से करना गया और ये एक विशाल साम्राज्य बन के खड़ा हो गया। यानी कि इसका विकास क्या है, चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में क्या कहा गया है, संसार को सुव्यवस्थित और सुशासित राजनीतिक प्रणाली देने का स्थायी गौरव रोम को ही है। रोम का शासन पश्चिम में 500 वर्ष तक और पूर्व में 1500 वर्ष तक कायम रहा। रोम की व्यवस्था को ही देखकर पूर्व मध्य युग में एक विश्वव्यापी साम्राज्य की भावना लोगों के दिमाग में घूमने लगी। यानी कि रोम को देखने के बाद, उसकी सिचुएशन को देखने के बाद कि कितना ताकतवर हो गया वो, तो विस्तारवादी नीति और देशों ने भी अपनानी शुरू कर दी थी। रोम के कानून, उसके उपनिवेश और नगर पालिकाओं की शासन व्यवस्था आधुनिक युग में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सामंती राज्य। सामंती यानी कि सामंती से समझ में आ ही होगा, जहाँ राजा होते हैं अपनी शक्तियों को बांटते हैं, वो सामंती युग होता है। जैसे रोम साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि रोम साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, लंबे चौड़े प्रदेश शक्तिशाली सामंतों के हाथों में आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सामंत थे उन्होंने खुद तो शासन सत्ता तो अपना ली, लेकिन उस पर शासन करने का तरीका उन्होंने दूसरा अपनाया। उन्हें क्या किया कि अपने अधीन जो उनके प्रदेश थे उन्हें छोटे छोटे जागीरदारों में बांट दिया। ठीक है, अब जागीरदारों ने क्या किया, जमींदारों में बांट दिया। जमींदारों ने क्या किया, अपनी जो ज़मीनें थी वो नौकरों को और दासों को दे दी। यानी काम किसने किया, नौकर ने और दासों ने किया, और उसके ऊपर कौन हुए, जागीरदार हो गए, जमींदार हो गए और उसके ऊपर जागीरदार हो गए। ठीक है, और जागीरदारों के ऊपर सामंत यानी कि राजा हो गए। तो इस तरीके से वहाँ पर सिस्टम चलना शुरू हो गया। इस प्रकार क्या हुआ कि भूमि पर क्रमिक स्वामित्व के आधार पर, यानी क्रमिक यानी कि बट के जैसे बांट दी जाती है ना ताकत, उस तरीके से शक्ति संपन्न लोगों के हाथ में समाज जो है खड़ा हो गया। अब वस्तुतः सामंतवादी जो पद्धति थी वो क्या थी, एकांगी रूप ना होकर, एकांगी यानी कि एक के हाथ में ना होके, एक सिस्टमेटिक ना होके द्विपक्षीय रूप में थी ये। ठीक है, ये आदान प्रदान वाला सिस्टम था, यानी कि किसी के पास आना है, किसी को देना है। अब इसमें प्रोफेसर पिरेन ने क्या कहा है, उनके शब्दों में देखते हैं। आधुनिक देशभक्ति का विचार सामंतवादी राज्यों में उत्पन्न हुआ। ठीक है, आधुनिक देशभक्ति का जो विचार था वो सामंतवादी राज्यों में उत्पन्न हो गया था। तो ये हम आज भी हमने देखा कि हमारे जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद किस तरीके से हमारे देश में भी ताकत को बांटा गया। अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी क्या किया था, यही सिस्टम अपनाया था हमारे देश में कि आए और जिनकी ज़मीन थी उन्हें
किस किस तरीके से बड़े जमींदारों को कहा कि आप काम करवाओ, उन्होंने छोटे से काम कराया। तो ये पैटर्न जो है हम सामंती राज्य में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है आधुनिक राष्ट्रीय राज्य। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में क्या हुआ कि आधुनिक राष्ट्रीय राज्य हमें यूरोप के ईसा के बाद की 16वीं शताब्दी में देखने को मिला। यानी कि जब हम कहते हैं कि पुनर्जागरण आया था या धर्म सुधार का आंदोलन चला था उस टाइम पे, ठीक है। तो नए युग का इस समय पे श्री गणेश हो गया था। इसका उदय कैसे हुआ? आर्थिक परिवर्तन से। अब इस युग में यानी कि आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के युग में क्या हुआ? आर्थिक परिवर्तन आए, औद्योगिक क्रांति आई, इससे मशीनों का प्रयोग काफ़ी होने लगा। और मशीनी के प्रयोग से क्या हुआ? उत्पादन बहुत अच्छा होने लगा। पूंजीवादी वर्ग जो है उत्पन्न होने लगे, यानी कि राजा के अलावा अलग पूंजीवादी युग आने लगा, यानी कि राजा खत्म होने लगे। इससे क्या हुआ कि पूंजीवादी जो लोग थे वो क्या करते थे? राजा को ही समर्थन करते थे, यानी राजा किनको सपोर्ट करते थे? जिसके पास पैसा होता था। अब जिसके पास पैसा होता था वो किसे सपोर्ट करता था? राजा को सपोर्ट करता था। इस तरीके से क्या हुआ कि शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना होने लगी, ठीक है। बहुत शक्तिशाली केंद्रीय, यानी कि राजा के पास क्या हुई? शक्ति बहुत ज़्यादा आने लगी। लेकिन इसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि वहाँ पर लोकतंत्र और राष्ट्र राज्य की भी प्रगति होनी ज़रूरी थी, क्योंकि भाई जनरल आदमी के पास भी पूंजी आ गई थी उस टाइम पे, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अनेक देशों में लोकतंत्रीय राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो गया था, यानी कि लोकतंत्र आना काफ़ी अच्छे से देखने को मिला हमें इस टाइम पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? विश्व संघ का लक्ष्य। विश्व संघ का लक्ष्य क्या है? नेचुरली हमारे देश, हमने देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो उसमें क्या हुआ? उसके बाद कुछ मीटिंगें रखी गई, ठीक है। तो उन मीटिंगों में क्या कहा गया कि विश्व संघ को हम तैयार करेंगे। ये विश्व संघ यानी कि पूरे विश्व को एक कर लेना, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्र राज्य का सिद्धांत क्या हुआ? विश्व शांति के लिए जो खतरे बन रहे हैं उस पर लगाम लगाना, ठीक है। तो लगाम लगाने के लिए क्या है कि एक विश्व बनना ज़रूरी है। इसने अब क्या हुआ था, जो राष्ट्र राज्य की पॉलिसी चल रही थी उससे लोगों में भी भेदभाव शुरू हो गए थे। भाई जो पूंजीपति थे उन्हें राजा पूछा करते थे, और जो जनरल बंदा थे तो उन्हें कोई पूछा नहीं करता था। तो क्या हुआ? पूंजीपति का बोलबाला चलने लगा, तो लोगों के मन में भेदभाव उत्पन्न होने लगे। लेकिन क्या हुआ? विश्व संघ का जो लक्ष्य ये रहा कि राष्ट्र राज्य को खत्म किया जाए, ठीक है। राष्ट्र राज्य को खत्म करने के बाद क्या होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में एकीकरण किया जा सकेगा। व्यक्ति को राज्य के संकुचित वातावरण से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। और एक विश्व संघ की कल्पना को साकार रूप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये 7 पॉइंट है, इन्हें आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चाहे कंपटीशन वाले बच्चे हैं, चाहे आपके सिलेबस में है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, थैंक यू।